हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। पिछले सेशन में हमने सेल जो भी वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उस वैलिड सेल के उन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगी, या फिर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो भी मेरे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। ओके, इंट्रोडक्शन। देखिए, इन अ सेल देर इज ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन अ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस। तो बेसिकली हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया है सेल में क्या होता है। तो ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप, ठीक है, ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप। कंसिडरेशन क्या होता है? प्राइस, मनी प्राइस, ये उसका कंसिडरेशन होता है, ठीक है। मनी प्राइस के अलावा अगर कोई चीज़ में मतलब कोई अगर और चीज़ कंसिडरेशन के तौर पर दी जा रही है, एक्सचेंज की जा रही है, तो उसे हम सेल नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के या फिर ओनरशिप के ट्रांसफ़र के बदले मनी प्राइस ही लेना ज़रूरी है। द प्राइस कैन बी प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। तो ये जो प्राइस है ये पूरी तरह से हम अभी दे सकते हैं, मतलब जब हम ओनरशिप ले रहे हैं, ठीक है, जब हमारा सेल कंप्लीट हो रहा है तब हम प्राइस दे सकते हैं, या प्रॉमिस कर सकते हैं कि इन फ्यूचर दे देंगे, हाफ प्राइस दीजिए, हाफ प्राइस देने के बाद हाफ प्रॉमिस कर दीजिए कि मैं आगे दूंगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइस पे कर सकते हैं, ठीक है। द ट्रांसफरर इज कॉल्ड द सेलर, यानी कि जो बेच रहा है उसे ट्रांसफरर कहते हैं, वो सेलर होता है। और ट्रांसफरी जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? बायर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर सेक्शन 55 के अंदर बताई गई है। सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद दिस राइट्स एंड लायबिलिटीज़। द राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बिफोर द सेल एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आफ्टर द सेल। तो हम सेलर और बायर दोनों के भी बिफोर द सेल एंड आफ्टर द सेल वाले राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं सेलर्स के लायबिलिटीज़। अब सेलर्स लायबिलिटीज़ बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल। देखिए, पहला तो ये है कि टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी और टाइटल इफ एनी। यानी देखिए, सेल कंप्लीट होने से पहले सेलर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी और टाइटल। तो सेल कंप्लीट होने से पहले सेलर जो है वो बाउंड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर को क्या करे, डिस्क्लोज करे, बताए अगर कोई लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट है क्या, जो ऐसे नॉर्मली हम अगर यूजुअली देखें उस प्रॉपर्टी की तरफ तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर ऐसे कोई मटेरियल डिफेक्ट्स है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बायर को लॉस सफ़र करना पड़ सकता है, तो जो भी ऐसे कोई डिफेक्ट्स है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर उसके खुद के टाइटल के रिलेटेड, ओनरशिप राइट्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेल कंप्लीट होने से पहले ये डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स फॉर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर बायर रिक्वेस्ट करता है सेलर को फॉर द टाइटल डीड्स फॉर द इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोड्यूस करे जो भी टाइटल डीड्स हैं, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके पास, उसके पोजीशन में वो प्रोड्यूस करे, ठीक है। और उसके पास नहीं है लेकिन उसके पावर में है, यानी कि वो चाहे तो अरेंज करा सकता है जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बायर मांग रहा है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी उसे प्रोड्यूस करने हैं जब भी बायर इंस्पेक्शन के लिए मांगे, ठीक है। थर्ड देखिए, टू आंसर रेलेवेंट क्वेश्चंस एज टू टाइटल। अब यहाँ पे सेलर की ड्यूटी बनती है कि अगर बायर उसे कोई भी क्वेश्चन पूछे रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, रिलेटिंग टू हिज टाइटल एंड ओनरशिप राइट्स, तो यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल कि वो उस सारे क्वेश्चंस के आंसर बायर को बता दे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ड्यूटी टू एग्जीक्यूट कन्वेयंस। यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि कन्वेयंस एग्जीक्यूट करे, यानी कि ट्रांसफ़र ओनरशिप जो है इफेक्ट में अच्छे से लाए। ओके, सो दिस इज डन बाय साइनिंग और अफेक्सिंग थंब इम्प्रेशन ऑन द सेल डीड बाय द सेलर। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, एग्जीक्यूशन ऑफ द कन्वेयंस, कन्वेयंस यानी ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ये कैसे पूरा हो सकता है, जो भी टाइटल डीड्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके, उन पर प्रॉपरली साइन करके, ठीक है। इन सभी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक प्रॉपर एक वैलिड सेल को बनाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी ज़रूरी है सेलर को। देखिए अगला क्या है, केयर ऑफ टाइटल डीड एंड प्रॉपर्टी। सो एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेयंस होने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो भी रजिस्ट्रेशन एंड बाकी की जो चीज़ें हैं, वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर्टी की केयर करे, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं गई है, पोजीशन में बायर की नहीं गई है, तब तक उसका ख्याल रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं उनका ख्याल रखें, और फिर पूरा सेल होने के बाद में क्या करें, उस प्रॉपर्टी को, उन डीड्स को हवाले कर दे बायर के। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ द आउटगोइंग्स। अभी यहाँ पे लिखा है कि सेल कंप्लीट होने से पहले, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सेल, ये सेलर जो है क्या रहेगा, उस प्रॉपर्टी का ओनर रहेगा, ठीक है। द सेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। देयरफॉर जो भी गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, जो कुछ भी इनकम्बरेंसेस हैं, जो कुछ भी उसकी तरफ से जो भी बनने वाले ड्यूज़ हैं, वो उसे क्या करने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम पे करने पड़ेंगे। ये द सेलर्स लास्ट ड्यूटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सेल इज़ टू पे ऑल दी आउटगोइंग, ताकि सारे जो भी उसके लोन्स होंगे या फिर जो कुछ भी उसके इनकम्बरेंसेस होंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज़ होंगे, टैक्सेस होंगे, उन सभी को अच्छे से क्लियर करके वो टाइटल क्या करे, बायर को दे दे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल, इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, ठीक है। अब देखिए, सेलर्स लायबिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। अभी बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल के लायबिलिटीज़ हमने देख लिए, अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टू गिव पोजीशन टू द बायर। अब हो चुका है ना सेल कंप्लीट, अभी पोजीशन देना पड़ेगा बायर को। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द बायर, सेलर की ड्यूटी बनती है टू गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर, और टू सच पर्सन, जिसे बायर कहे उसे भी वो प्रॉपर्टी दे सकता है, पोजीशन दे सकता है, या फिर बायर को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए नेक्स्ट, टू कोवेनेंट फॉर टाइटल। देखिए इन एवरी सेल, सेलर जो है इम्प्लाइडली अंडरटेक्स अ गारंटी दैट द इंटरेस्ट विच ही इज ट्रांसफरिंग सबसिस्ट एंड ही हैज़ ऑथोरिटी टू ट्रांसफर द सेम। इसे कहा जाता है इम्प्लाइड कोवेनेंट फॉर टाइटल। मतलब जब भी कोई सेल होता है तब सेलर इम्प्लाइडली क्या करता है, एक गारंटी ले लेता है, ठीक है, या फिर गारंटी देता है किसे, बायर को, कि जो मैं प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट करता है और उसे ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी भाई साहब मेरे पास है, मैं कोई ऐसे इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसे वो इम्प्लाइडली गारंटी दे देता है किसे, बायर को, या फिर दे देनी चाहिए उसे, ठीक है, ताकि एक विश्वस्त रूप से या फिर एक हम कह सकते हैं पूरे भरोसे से क्या हो जाए, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, और किसी भी डाउट या शंका की कोई, मतलब हम कह सकते हैं इसमें रहे ना, ट्रांजैक्शन में या कॉन्ट्रैक्टर में, दोनों के बीच में। क्योंकि चाहे सेल हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी तरह का एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन, चाहे कोई भी चीज़ हो, दो पार्टीज़ जो भी होते हैं उनके बीच में एक तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी या हम कह सकते हैं भरोसा जो होता है ना, वो दोनों पार्टीज़ के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टू डिलीवर टाइटल डीड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ द प्राइस। अब देखिए सेलर जो है हैज़ टू डिलीवर द टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, किसे, परचेसर को, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल। आफ्टर सेल टाइटल डीड्स जो भी हैं वो पास ऑन होंगे किसे, बायर को, एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेलर इज लायबल टू हैंड ओवर नॉट ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच आर इन हीज पोजीशन बट ऑल्सो विच आर इम्पॉर्टेंट एंड विद इन हीज पावर, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू द टाइटल एंड हिज इंटरेस्ट, उन सभी चीज़ों को उसे क्या करना है, बायर को दे देना है। अब देखिए हमने सेलर की लायबिलिटीज़ देख लिए बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। अब हम सेलर के राइट्स पर आते हैं। यहाँ पे देखिए सेलर के राइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल क्या है, ये 55(4)(a) में कहा गया है। देखिए बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सेलर इज एंटाइटल्ड टू ऑल द रेंट्स, प्रॉफिट्स और अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेल के कंप्लीट होने से पहले सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते हम, सेलर इज एंटाइटल्ड, सेलर का ये हक है कि जो कुछ भी रेंट
डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स या बेनिफिशियल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में से मिलते हैं वो रिसीव करता रहे। अंटिल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड द सेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती सेलर ही उसका ओनर होता है। एंड एज सच ही हैज़ एवरी राइट, उसे हर तरीके से अधिकार है टू एंजॉय द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए सेलर का राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, यहाँ पे क्लियरली ये बात कही गई है कि सेल के कंप्लीट हो जाने के बाद अगर प्राइस पूरी तरह से नहीं दी गई है या फिर आधी ही दी गई है तो सेलर का यहाँ राइट बनता है कि वो क्या करे, अक्वायर्स लाइन और द चार्जेस ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, वो अपने पोजीशन में ही वो प्रॉपर्टी को रखे। ठीक है, जब तक पूरी तरह से प्राइस पेड नहीं हो जाता या फिर आधा है वो उसका आधा जो बचा हुआ है बैलेंस अमाउंट वो नहीं दे देते उसे, तब तक उसकी वो हक है उसका कि वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रखे। द कंप्लीशन ऑफ द सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी does not depend upon the payment of price. The price of part profit may also be paid after the sale. So therefore under 55(4)(b the seller is given a right, यहाँ पे सेलर को क्या दिया है, राइट दिया गया है कि वो रिकवर कर सकता है जो भी अनपेड परचेस मनी है फ्रॉम आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो इसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी चार्ज ऑफ द सेलर फॉर द अनपेड प्राइस। वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है या फिर प्रॉपर्टी से ही वसूल कर सकता है। ओके अब देखिए बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यह बायर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल देख लेते हैं। टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच मटेरियली इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सो द बायर इज लायबल टू डिस्क्लोज द सेलर द फैक्ट्स, जैसे कि काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, उसका लोकेशन जो कि मटेरियली प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। तो ये जो लायबिलिटी है इज लिमिटेड टू द डिस्क्लोजर ऑफ ओनली दोज फैक्ट्स विच रिलेट टू द टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द बायर। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, मैं बायर हूँ। ठीक है, और अगर मुझे बाहर से किसी की मदद से या फिर नेबर्स की वगैरह या फिर अचानक ऐसे मुझे मालूम हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रही हूँ उस प्रॉपर्टी में ना माइन है या फिर वहाँ पे सोना दबा के रखा हुआ है या फिर ऐसी कोई चीज़ जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये जो बात मुझे सीक्रेटली पता चली है, यहाँ पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सेलर को इस बात से वाकिफ़ कराऊँ, सेलर को इस बात को बताऊँ कि ऐसे ऐसे है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है इस लोकेशन पे है और यहाँ पे ऐसा पता चला है कि इसकी वजह से क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब पेमेंट ऑफ प्राइस, अब सेल कंप्लीट हो जाने के बाद कंप्लीशन ऑफ सेल इन फेवर ऑफ द बायर एंड द सेलर की ये ड्यूटी है ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड एंड बायर हैज़ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। सेलर है वो एग्जीक्यूशन करा देगा डीड का जो कुछ भी है कन्वेंस रिलेटेड ऑन। तो यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेमेंट ऑफ प्राइस कर दें। ठीक है, बट द बायर इज़ नॉट बाउंड टू पे द फुल अमाउंट बिफोर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पूरी तरह से ट्रांसफरशिप उसे नहीं मिली है ना, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पूरी अमाउंट वो दे दे, हाफ दे दे। जब प्रॉपर्टी उसके कब्जे में आ जाए, जब ओनरशिप उसके कब्जे में आ जाए, फिर वो रिमेनिंग अमाउंट दे दे। ठीक है, अब देखिए बायर्स लायबिलिटीज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। यहाँ पे क्या कहा गया है, टू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल में सबसे पहला तो यही है कि अभी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ चुकी है। ठीक है, अभी उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है, बायर की बनेगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है टू बियर द लॉस टू प्रॉपर्टी इफ एनी। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी लॉस टू प्रॉपर्टी सेल होने के कंप्लीट होने के बाद, तो ये बायर है जो वो लॉस को सफ़र करेगा एज अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ही कैन नॉट होल्ड द सेलर टू बियर द लॉस। वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता या उसे लॉस सफ़र करने के लिए नहीं बोल सकता अनलेस इट इज़ प्रूफ दैट लॉस वॉज कॉज्ड बाय सेलर हिमसेल्फ। जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि लॉस जो है वो सेलर के खुद की ही गलती की वजह से हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉपर्टी को अगर किसी तरह का लॉस होता है तो वो सफ़र करे। ओके, उसके बाद में देखिए टू पे द आउट गोइंग्स। अभी सेल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बायर जो है वो ओनर बन जाता है प्रॉपर्टी का, तो वो लायबल होगा जो कुछ भी आउट गोइंग्स हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, रेंट्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, टैक्सेस हैं पे करने के लिए। राइट, चलिए
अभी बायर के राइट्स देख लेते हैं। अब बायर के राइट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल देखिए सेक्शन 55(6) में बताए गए हैं। द राइट ऑकर्स व्हेन द सेलर रेफ्यूजेस टू सेल एंड द बायर ऑलरेडी पेड सम अमाउंट इन एडवांस। अब बायर का राइट क्या हो सकता है भाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर ने ऑलरेडी एडवांस में कुछ पैसे दे रखे हैं सेलर को, और यहाँ पे अब सेलर मना कर रहा है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, तो यहाँ पे बायर का राइट क्या हो जाता है? अराइज हो जाता है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स बायर्स चार्जेस एंड द बायर इज एंटाइटल्ड टू गेट हिज मनी बैक विथ इंटरेस्ट ऑन इट। वो यहाँ पे उसका अधिकार है कि वो अपने पैसे वापस ले ले और इंटरेस्ट के साथ वापस ले ले। एंड इंटरेस्ट विल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द पोजेशन। और इंटरेस्ट कब से कब तक मिलेगा उसे? उस समय से जब से ट्रांसफर ऑफ मनी उसने किया है सेलर को, तब से लेकर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन तब तक क्या करना है, यहाँ पे उसे इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है तो जब उसने रिवोक किया सेल या फिर मना कर रहा है ना, चलो पैसे ले लो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट ले लो। नहीं करना है ना ट्रांजैक्शन, नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, मेरे पैसे वापस करो और इंटरेस्ट के साथ वापस करो। बट if due to the fault of the default of the buyer the sale does not execute, then the buyer doesn't have a charge on it and can't claim his money back। और अगर ये जो सेल जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है बायर की ही गलती की वजह से, तो यहाँ पर बायर का कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर और वो अपने पैसे भी वापस नहीं मांग सकता है। अब देखिए बायर्स राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, ये 55(6)(a) में बताया गया है। देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55(6)(a) ऑफ द एक्ट, द बायर एंटाइटल्ड to get all the rights over the property inclusive of all rents, profits and also any other benefits over the property। तो अब सेल हो चुका है कंप्लीट, बायर की आ जाती है यहाँ पर राइट बायर का कि जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो कुछ भी रेंट्स अगर उसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स उससे अगर अराइज हो रहे हैं, बेनिफिट्स जो भी प्रॉपर्टीज हैं उससे मिल रहे हैं, तो वो उसके ले, वो उसका ओनर है अभी। द बायर बिकम्स द प्रॉपर्टी ओनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, और इन अदर वर्ड्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही और शी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की डेट से ही क्या हो जाएगा, उसे ओनरशिप के जो भाई प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिट्स जो कुछ भी उस प्रॉपर्टी से मिल रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, वो बायर को मिले, बिकॉज ही इज नाउ द करंट ओनर, राइट। तो ये थे हमारे सेलर्स एंड बायर्स के लायबिलिटीज़, उनके राइट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। काफ़ी इजी था समझने के लिए, राइट। बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए, ना ही लिखने के लिए। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, हमें मिल रहे हुए मार्क्स को लूज़ नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। चाहे अगर पेपर में आए तो इसे अटेम्प्ट डेफिनेटली करना है। और जिस तरह से मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं उसी तरह से अगर आप लिखोगे एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, और अपने फ्रेंड्स को बताइए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी इस वीडियो की मदद मिल सके। और भी आपको जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।